A very good morning to all students. So today we are talk about physical property of alkane. So इससे प्रीवियस स्टूडेंट एल्केन्स क्या होते हैं उसकी इंट्रोडक्टिव वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। मैं इस लिस्ट में भी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा आपको। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम द वुड्स रिएक्शंस और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और कैसे कन्वर्जन किए जाते हैं वो भी हमने बेसिक से उसमें पढ़े थे। सो टुडे वी आर टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन विद एल्केन। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। मैं आपको एल्केन की हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होती है वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये हम समझेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एल्केन की वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ये समझ लेते हैं कि एल्केन का नेचर कैसा होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट एल्केन जब भी हम कोई एल्केन बनाएंगे CnH2n+2 हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अगर हम यहाँ पे n → 1 रखेंगे तो C1 2 1 2 2 4 इस तरह से आपको पहला फैमिली का सबसे पहला मेंबर मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं एल्केन में CH4 यानी कि मैथेन। एल्केन फैमिली का सबसे पहला मेंबर जो है आपका स्टूडेंट वो कौन सा है? मैथेन। सो स्टूडेंट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होता है। अगर हम n → 2 रखें 2 2 4 और 2 6 ये हमारा हो गया एथेन। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो तरह की चीजें निकल के बाहर आएगी। फर्स्ट वन इज when the bonding link with carbon and hydrogen and second thing is when the bonding link with carbon and carbon। तो अगर आप लॉजिकली देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो हमारे एल्केन है वो दो तरह की बॉन्डिंग दो तरह से बना रहा है, या तो बॉन्डिंग कार्बन कार्बन की है और या तो फिर बॉन्डिंग आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की है। सो नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस बॉन्डिंग इज, सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेन है वो है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग या फिर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। तो मेन कैरेक्टर ये आता है कि स्टूडेंट इसका नेचर कैसा होगा, ये कैसे होंगे। सबसे पहले एल्केन के बारे में मैं आपको बता दूं कि एल्केन इज अ नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो एल्केन आपके नॉन पोलर होते हैं। उसके पीछे सबसे मेन रीजन ये होता है एक्चुअली में कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन तो खैर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के होंगे लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बहुत ही कम ना के बराबर का डिफरेंस होता है स्टूडेंट। इस वजह से ही हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होगी इन दोनों की पोलैरिटी सेम होगी। एक ही जैसी पोलैरिटी होने के रीजन से स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है किसका स्टूडेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो अगर डिफरेंस है स्टूडेंट तो आपके बनते हैं पोलर कंपाउंड। कैसे कंपाउंड बनते हैं स्टूडेंट? पोलर। बट एज वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर वेरी सिमिलर एंड द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। इन दोनों के बीच में ना के बराबर का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो स्टूडेंट ये जो कंपाउंड क्रिएट करते हैं वो कैसे बना देते हैं? नॉन पोलर। जबकि कार्बन कार्बन क्योंकि दोनों सेम ही है, सेम होने के रीजन से इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता नहीं है, जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसा कैरेक्टर शो करते होंगे? नॉन पोलर कैरेक्टर शो करते होंगे। सो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन कार्बन के साथ तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ना के बराबर का होता है, जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो एल्केन होते हैं वो कैसे नेचर शो करते हैं? नॉन पोलर। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, नेचर का। इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आपके कार्बन और हाइड्रोजन आपके नॉन पोलर कैरेक्टर के होते हैं। तो नॉन पोलर इसलिए स्टूडेंट क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत ही डिफरेंस ना के बराबर होता है, बहुत ही लिटिल गैप होता है। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो जितनी भी चीजें हमारी नॉन पोलर होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुद ही चाहती होंगी कि वो उनके बीच में जो बॉइलिंग का नेचर होगा, कैरेक्टर होगा, बहुत लो होगा। रीजन क्या होता है अब यहाँ पे लिख सकते हैं पहले तो कि लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट अब क्यों है, ड्यू टू क्या फैक्टर्स है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो कि ऑलरेडी हमें मिल चुका है वो था नॉन पोलर कैरेक्टर, नॉन पोलर नेचर, पहला पॉइंट। क्योंकि नॉन पोलर स्टूडेंट वो खुद ही नहीं चाहते हैं वो एक दूसरे के साथ रहना,
तो नॉन पोलर कैरेक्टर होने के रीजन से वो एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं, इसलिए ही लो मेल्ट उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है। इसके अलावा दूसरा भी रीजन है स्टूडेंट, वो ये होता है स्टूडेंट, आपको ज्यादा याद रखना है, वो है कि सपोज हमने आगे लिखा है C3H8, तो यहाँ पे कार्बन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिए, C3H8 हमने बनाया। आप कोई सा भी एल्केन ले सकते हैं, मैं बस थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर लेना था इसलिए मैंने शो करने का आपको दिखा दिया। तो जैसे मेरे पास ये स्टेम प्रोपेन मैंने बनाया है, एक एल्केन मैंने बनाया है, तो एल्केन में क्या होता है स्टूडेंट ना, कि जो वन डेर वाल्स बॉन्डिंग होती है हमारी, क्या होती है स्टूडेंट, जो वन डेर वाल्स बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, ठीक है, और एक ही तरह के फोर्स से जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। याद रखेंगे आप कि जितने भी हमारे पास एल्केन होते हैं स्टूडेंट, एल्केन में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जब जुड़े होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन्स आर हेल्ड टुगेदर ओनली बाय वीक वन डेर वाल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे जुड़े होते हैं वो एक दूसरे के साथ, वीक वन डेर वाल फोर्स। सो स्टूडेंट क्योंकि इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, उसके एब्सेंस के कारण ही हम बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितने भी एल्केन्स होते हैं उनके बीच में वीक वन डेर वाल फोर्स होता है, इसके अलावा कोई और फोर्स है नहीं, इसी रीजन से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी का, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तब हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे कि अब हम ये समझ रहे थे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा था, तो उसे देखने से ये समझ में आ रहा था कि जितने भी हमारे पास एल्केन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ड्यू टू द, हमने भी आपको बताया फैक्टर्स, क्योंकि उनके बीच में केवल एक ही तरह के फोर्स से वो जुड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं वन डेर वाल्स फोर्स, और हम सबको बताया कि वन डेर वाल फोर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट तरह के कैरेक्टर पे, जैसे कि हमारा सपोज हमारे पास है चेन एल्केन और एक है स्टूडेंट हमारे पास ब्रांच एल्केन, ब्रांच एल्केन, ठीक है, चेन एल्केन और ब्रांच एल्केन। सो स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर एल्केन की चेन फॉर्म में अगर वो है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूं एन पेंटेन का, एन पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 5, यहां पे 5 कार्बन है, अगर आप इसको फॉर्मूले में रख के देखेंगे तो CnH2n + 2 C5 5 2 10 और 2 12, तो टोटल बात है 12 हाइड्रोजन हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सब पोजीशंस पे आपका हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ सबको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हो गया एन पेंटेन, जो कि एक सिंपल चेन की फॉर्म में, सीधी सी चेन की फॉर्म में। सो स्टूडेंट अगर चेन के अलावा अगर आपकी यही चीज आइसोमर्स में ब्रांच फॉर्म में आ जाती है, कैसा आती है ब्रांच फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे आ गए, यहाँ पे हमने एक कार्बन यहाँ पे लिया, तो ये एक ब्रांच फॉर्म हो गया स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास होगा 2 पे मेथाइल और मैथ एट प्रोप ब्यूटेट, 2 मेथाइल ब्यूटेट। इसके अलावा स्टूडेंट हम इसका एक और आइसोमर्स भी जो पॉसिबल है वो बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक सेंटर पे कार्बन ले लिया, एक इधर एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा आपका, एक कार्बन यहाँ पे आएगा, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, इसमें कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे है, इधर पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो आप देख रहे होंगे कि यही जो एन पेंटेन है, सेम हमारा ये भी एन पेंटेन ही है, एक तरह से एन पेंटेन को हमने कैसे लिखा, ब्रांच फॉर्म में लिखा हुआ। तो हमने इसका आइसोमर्स बना लिया है, ये है मैथ एथ पे, यानी टू सेकंड पॉइंट पे हमें एक मेथाइल लिखना है, इसका नाम अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 2 पे मेथाइल मैथ एट प्रोप ब्यूटेन, ठीक है स्टूडेंट, 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो हमने इसी चेन को एक ब्रांच फॉर्म में लिख दिया, और उसी को हम और ज्यादा ब्रांच फॉर्म में अगर लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे, इस तरह का अगर बनाते हैं, तो एक कार्बन सेंटर में है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, ये एक कार्बन होगा, एक कार्बन आपका इस तरह से CH3, एक कार्बन कुछ इस तरह से आपका CH3, एक कार्बन आपका कुछ इस तरह से CH3 और एक कार्बन आपका इस तरह से CH3। तो आप लॉजिक देखिए, C के हमारे पास 5 कार्बन है, ये रहे, और हाइड्रोजन आप काउंट कीजिए 3 4 12, तो 12 ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इसमें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना स्टूडेंट, वो ब्रांच के साथ डिक्रीज होता चला जाता है। अब जो चेन फॉर्म में है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो पेंटेन होता है हमारे पास, पेंटेन का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है 309 केल्विन, जबकि जब वो ब्रांच फॉर्म में आता है, एक सिंगल फॉर्म में ब्रांच फॉर्म में आ रहा है, तो थोड़ा सा उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। और थर्ड नंबर पे जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा वो ब्रांचेस फॉर्म में दिखने लग जाता है, तो और ही ज्यादा कम हो जाता है स्टूडेंट, वो हो जाता है 282.5 केल्विन का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज है कि जब आपके एल्केन नॉर्मल एल्केन होते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ब्रांच बनाते चले जाते हैं तो वो लगातार डिक्रीज हो जाता है, अगर फॉर्मूला सेम भी है तो। यही एन पेंटेन, यही पेंटेन, यही भी पेंटेन है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने उसको ब्रांच में कन्वर्ट किया। जब ब्रांच में कन्वर्ट होता है तो ब्रांचेस का ऑटोमेटिकली स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट कम आता है कि ऐसा क्यों है?
क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो ब्रांचेस फॉर्म है उनमें हम देख रहे हैं कि लगातार टेम्परेचर में कमी आती जा रही है। बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 309 है, यहाँ 301 है, 282.5 केल्विन है। सो स्टूडेंट हम ये समझ लेते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे में सरफेस एरिया डिक्रीज होने लग जाता है। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होता है स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक पड़ता है। जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक पड़ेगा स्टूडेंट, तो वो जल्दी से बॉइल्ड हो जाएंगे, है ना। तो यही फैक्टर यहाँ पे भी है। आपको याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स है इनका साइज लगातार कॉम्पैक्ट होता जाता है, और जब साइज कॉम्पैक्ट होता जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। और स्टूडेंट अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है, उस कंडीशन में आपका ये जो भी स्ट्रक्चर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड सरफेस एरिया पे कर रहा था। देखो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, माना ये हमारे पास 2 कार्बन है, अभी ये दोनों कार्बन या 3 कार्बन सपोज ऐसा मान लीजिए आप, ऐसे 4 तक की चेन देख लीजिए, 3-4 तक की चेन देख लीजिए, ठीक है। जितना चीज समझना है उसके लिए हम कार्बन बढ़ा दिए, 4 कार्बन है। अब इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि सरफेस लार्ज है तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि साइज इतना कॉम्पैक्ट नहीं है। अब मैं इसके साइज को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर उस कार्बन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रांचेस फॉर्म करने लग गई, साइज जो था वो आपका कैसा होने लग गया, कॉम्पैक्ट हो गया साइज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे साइज हमारा कॉम्पैक्ट हो गया। अब कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण हो क्या रहा है स्टूडेंट, वो ये रहा है कि जो सरफेस एरिया था वो कैसा होने लग गया आपका, डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, हमारा सरफेस एरिया। जब हम ब्रांचेस बनाते हैं स्टूडेंट, तो साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसके कारण एरिया, सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो जाता है। और जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये जल्दी से बॉइल्ड नहीं हो रहे हैं, वह है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जो ये आपका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज कितने देर में बॉइल्ड होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। जैसे आपने ब्रांच बनाया, सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है, इसलिए मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपका डिक्रीज हो गया। इस कारण क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे हम चेन से ब्रांच की फॉर्म में आते चले जाते हैं, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगातार गिरता चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई आपसे पूछेगा कि बेटा एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हम ब्रांच से चेन से ब्रांच फॉर्म में चलते हैं सर, तो उसका जो साइज होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट साइज का सरफेस एरिया छोटा होता है, और कॉम्पैक्ट सरफेस एरिया छोटा होने के कारण जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है, जिस कारण चीजें जल्दी जल्दी बॉइल्ड होने जाती है। तो एल्केन जो होते हैं आपके, अगर ब्रांचेस फॉर्म में तो जल्दी बॉइल्ड होंगे विद रिस्पेक्ट टू जब वो चेन फॉर्म में। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप फटाफट से इसका क्लिक लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होती है, लेकिन आप उसे ध्यान से अगर समझेंगे, फैक्टर्स के साथ समझेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे पास स्टूडेंट, वो है डेंसिटी की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ एल्केन कैसी होती है। देखो जनरली जितने भी एल्केन्स होते हैं, सबके सब लाइटर होते हैं, लाइटर देन वाटर, ठीक है। हम लिख सकते हैं एल्केन्स आर जनरली लाइटर देन वाटर। ये वाटर से बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, ठीक है। वाटर से कम इनकी डेंसिटी होती है, इसलिए वाटर से लाइट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, लेकिन जैसे जैसे हम इन एल्कीन को बड़े फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे, कार्बन एटम अगर इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। यानी कि डेंसिटी इंक्रीज विद इनकी जो डेंसिटी है, एल्कीन की जो डेंसिटी है वो बेस्ड है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो डेंसिटी इंक्रीज विद नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम ऐड होते चले जाएंगे स्टूडेंट आपके, उस तरह से डेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब लॉजिकली अगर मैं पूछूं तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी C5H12 की, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इज 5, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे नॉर्मली जनरली ये सबके सब आपके लाइट हैं, लेकिन जैसे जैसे आप साइज बड़ा करते जाएंगे, कार्बन के बढ़ते चले जाएंगे, तो इनकी डेंसिटी भी थोड़ा हैवी होती चली जाती है। तो स्टूडेंट ये था इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी की। चलिए डेंसिटी भी हमने डिस्कस किया कि डेंसिटी में बहुत ज्यादा लाइट होते हैं। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ एल्कीन।
सो स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन की अगर हम डिस्कस बातें करें तो हमें ये पता है कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन कैरेक्टर, नॉन पोलर। और स्टूडेंट ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे कि जो चीजें नॉन पोलर होती है ना वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व हो सकती है या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक ईथर बेंजीन वगैरह वगैरह में डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं उसके साथ वाटर की, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन विद वाटर। अब हम सबको पता है कि जो वाटर है स्टूडेंट वो हमारा होता है पोलर, तो स्टूडेंट नॉन पोलर और ये है वाटर हमारा है पोलर, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर हमारा, तो ये एल्केन तो हमारे नॉन पोलर है, वाटर हमारा पोलर है, तो ये आपस में कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ऑल द एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जितने भी एल्केन्स होते हैं आपके वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज वाटर इज पोलर व्हाइल एल्केन इज नॉन पोलर कैरेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो नॉन पोलर कैरेक्टर के कारण वो इसमें डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं आपके, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में आता है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका आ रहा है एग्जांपल स्टूडेंट ईथर, जैसे कि ईथर, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन को साफ साफ लिखते हैं, ठीक है। ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट से नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें आपके एल्केन आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब एल्केन को अगर आप ईथर में डिसॉल्व करते हैं तो आसानी से डिसॉल्व होगा, एल्केन को अगर आप बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो आसानी से डिसॉल्व होगा, और एल्केन को अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, इसको कर देते हैं रफ। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है हमारी स्टूडेंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। सो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी पर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि एल्केन्स आर नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और अगर नॉन पोलर ये हैं, ये कैरेक्टर हमें फिजिक्स में फिजिकल फॉर्म में मिलता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिलता है। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे रिएक्ट किस किस के साथ करता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन स्टार्ट होगी स्टूडेंट हमारी वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट, ठीक है। हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम एग्जांपल समझेंगे सबसे पहले कि सब्स्टिट्यूट कैसे किया जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में आपका क्या क्या आ सकता है, हैलोजिनेशन में आपके आ सकते हैं हैलोजेंस फैमिली के एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मोस्टली जो हम यूज करेंगे उसमें हम क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीनेशंस। देखिए क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीनेशन से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में जो आपके फ्लोरीन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको अलग करना पाना ही हमारे बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम फ्लोरीन को डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसके अलावा हम यूज करते हैं क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना हैलोजिनेशंस, मतलब हैलोजेंस ऐड करेंगे हम अपने एल्केन के साथ। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन डिस्कस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारा टॉपिक है, उसमें हम हैलोजिनेशंस देख रहे हैं किसका, क्लोरीन का। तो देखिए सबसे सिंपल प्रोसेस जो सबसे आसान सा है, जो आसानी से समझा भी जा सकता है, वो यही है कि अगर हमारे पास CH4 मैथेन है, हम यहाँ पे लिखेंगे H न्यू, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, ठीक है। और इसमें ये सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो जाती है रिएक्शंस, वो ही हमारा H को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज। अब होगा क्या स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या लेना है Cl2, या तो आप प्लस में डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप इस रिएक्शंस को, प्लस Cl2 गिव्स H न्यू। तो होता क्या स्टूडेंट, यहाँ से Cl आपका यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा CH3Cl, और यही रिएक्शंस आपकी कंटिन्यू फर्दर चलती रहेगी अंटिल अनलेस जब तक आपके पास हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अगर आपने C के आगे रिएक्शंस में लिखा प्लस Cl2 गिव्स, या नेक्स्ट लाइन से दिखा सकते हैं आप इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट आपका HCl निकल चुका होगा, हम समझ लें एक सेल अंदर एंटर होगा, यहाँ से एक H बाहर, HCl आपका यहाँ निकल गया। फिर आप लिख सकते हैं CH3Cl प्लस Cl2, और यहाँ पे अगेन कंटिन्यू आपने H न्यू किया, और रिएक्शंस में आपका CH2Cl2 प्लस हर बार आपका HCl ही रिलीज होगा। फिर समझ लिया CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव्स, यहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म बन चुका है CHCl3। फिर उसके बाद हमने CHCl3 को अगेन लिया स्टूडेंट और Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, और हमारा फाइनल कंपाउंड बना CCl4 प्लस HCl।
दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम कुछ और नहीं बना सकते, रीजन ये कि हमारे पास हाइड्रोजन अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है कार्बन को हाइड्रोजन जो कार्बन के वो होते हैं हाइड्रोजन होते हैं वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है अगर उनके साथ कोई हेलोजन फैमिली का एलिमेंट जैसे कि क्लोरीन आ गया। सेम रिएक्शन स्टूडेंट ब्रोमीन के साथ भी होती है, और इसके लिए स्टूडेंट याद रखिए कि ये जो क्लोरीनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें जो रिएक्शंस में जो टेम्परेचर तक की बात की जाती है, कभी वो टेम्परेचर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है किस टेम्परेचर में होगा। तो अगर टेम्परेचर को पूछे तो 523 से लेकर 773 केल्विन के बीच में हमें टेम्परेचर देना होता है और ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाती है अगर आप कोई लेस रिएक्टिव है तो। और हम ये समझ लेते हैं कि ये टेम्परेचर किस में सबसे ज्यादा काम आएगा, तो वो सबसे ज्यादा काम आता है ये तो क्लोरीनेशन मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ब्रोमिनेशन क्या होता है। चलिए क्लोरीनेशन के बाद हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रोमिनेशन। तो स्टूडेंट जो ब्रोमिनेशन हमें करना है सेम वो रिएक्शंस ऐसे ही होनी है, उसमें भी बस प्लस में हमारा Br आएगा। और स्टूडेंट हमें याद रखना है कि ब्रोमिनेशंस पे रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होती है, लेस रैपिडली होती है रिएक्शंस। मतलब जैसे क्लोरीन देखेंगे आप तो क्लोरीन बहुत जल्दी से हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर हम चाह रहे हैं कि ब्रोमीन फास्ट रिएक्शन का तो ब्रोमीन का फास्ट रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उसका जो सब्स्टिट्यूशन होता है ब्रोमीन का वो थोड़ा सा लेस रैपिडली होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन अब हम समझते हैं कि क्या हम फ्लोरीन के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर फ्लोरीन इतना हाईली रिएक्टिव है तो क्या फ्लोरीन के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक्चुअली में फ्लोरीन रिएक्टिव है, हम ये नहीं करें कि फ्लोरीन रिएक्टिव ही नहीं है आपका, ये नहीं करें। एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट जिनका नाम था स्वार्ट्स, उनकी एक रिएक्शन से जो हमें बताती है कि हम फ्लोरीन के कंपाउंड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन कंपाउंड लाइक अ CH3 CH2Cl प्लस। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं स्टूडेंट Hg2F2 के साथ गिव्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे ये जो रिएक्शंस है, ठीक है, Hg2F2 फ्लोरीन का कंपाउंड हमारे यहाँ से आराम से बन सकता है। हमने सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ से एक फ्लोरीन था स्टूडेंट यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लोरीन लेंगे यहाँ पे दे देंगे, इसकी क्वांटिटी को एक्सेस कर देते हैं 2, यहाँ पे जाएगा 2CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारा F प्लस, यहाँ पे बच जाएगा Hg2 और अभी तक फ्लोरीन साथ में था, अब कौन आ जाएगा क्लोरीन, क्योंकि सेम फैमिली के तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मरकरी के फ्लोराइड बनने पॉसिबल है, मरकरी के फ्लोराइड बनने भी पॉसिबल है। तो इस रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन है। कभी-कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन, हम फ्लोरीन कंपाउंड कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शंस, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शंस। तो स्वार्ट्स रिएक्शन से ऐसा स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि हम ऐसा फ्लोरीन कंपाउंड भी बना सकते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये याद रखना है आपको। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर आपको ये समझना है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बस फ्लोरीन के केस में आपको ये याद रखना है कि ये एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप डायरेक्टली फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं करवा सकते, आप फ्लोरीन के कोई किसी मेटल के साथ फ्लोरीन को लेके आएंगे और उसको क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, तो तब वो इजीली हो जाएगी, जैसे कि स्वार्ट्स रिएक्शन में मैंने आपको समझाया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई जो कि थोड़ी थ्योरेटिकल तो थी लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आनी चाहिए। स्वार्ट्स रिएक्शन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमने सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी तो पढ़ी ली है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने देख ली है। अगर आपको लगता है कि सर क्या आयोडीन भी रिएक्शंस करते हैं, तो यस आयोडीनेशन इज आल्सो पॉसिबल। आयोडीनेशन में क्या होता है, ये भी हैलोजनेशन का एक पार्ट ही है। तो आयोडीनेशन में हमारे पास क्या है, जैसे हमने CH को लिखा है प्लस I2, बस याद रखना है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं होती, बहुत ही हल्की से हमें इसकी हीट देनी है और ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। इस हीटिंग में आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि ये जो रिएक्शंस है ये आपका रिवर्सिबिलिटी है पहली बात, और जो कंपाउंड बन रहा है वो CH3I प्लस HI, हमारे कंपाउंड फ्री हो जाता है। तो ये थी हमारी टोटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम जाएंगे एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन कौन सी है, चलो उनको देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शनों को समझ लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास आता है नेक्स्ट नंबर पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, हाउ कैन एल्केन मेक नाइट्रोजन कंपाउंड, कैसे एल्केन नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप जनरली ये याद रखेंगे कि जितने भी छोटे एल्केन हैं लाइक वो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक जो होते हैं वो नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं बना पाते। जो थोड़ा हायर फैमिली के होते हैं, तो थोड़ा बड़े होते हैं, वो बना पाते हैं नाइट्रेशन कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड, जैसे मैंने लिया C6H14 हेक्सेन। C6H14 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हेक्सेन। अब हेक्सेन को स्टूडेंट हम रिएक्ट करवाएंगे क्योंकि हमें नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए, HNO3, नाइट्रिक एसिड लेंगे, एक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो टेम्परेचर है वो है 723 से 773 केल्विन,
ये ऑलमोस्ट रिएक्शनों में हम देखेंगे जहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, तो ये इसी टेम्परेचर पे लगभग की जाती है। अभी आपने देखोगा इससे पहले हमने 773 को यूज किया है, इस टेम्परेचर के अंदर ऑलरेडी कंपाउंड रिएक्शंस कर लेते हैं आसानी से। तो स्टूडेंट अब होगा क्या हमारा, हमारे यहाँ पे C6H13 और यहाँ से NO2 ग्रुप आपका यहाँ आ जाएगा, ये 13 है, यहाँ से आपका NO2 ग्रुप इधर आता है, प्लस यहाँ से स्टूडेंट एक H फ्री हो रहा है आपका, क्योंकि C6H13 हमने लिखा है तो यहाँ से एक H फ्री हो रहा है, यहाँ से आपका एक O फ्री हो रहा है, एक ये वाला H भी फ्री हो गया, HO और एक H इधर का, यहाँ से एक H और यहाँ से आपका ये वाला H, इधर से एक आपका रिमेनिंग O है, यहाँ से NO2 आपने यहाँ पे ऐड करवा दिया, कुछ ऐसा। नाइट्रोजन के हमने हेक्सेन कंपाउंड बनाए हैं। अब हमने क्या करा स्टूडेंट, रिमेनिंग जो भी था हमारे पास, हम उसको अलग निकाल दिया, जैसे कि H2 हमारा बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग निकल गया, ठीक है। तो एक रिएक्शन सी हो गई स्टूडेंट हमारे पास, इसको बोलेंगे नाइट्रेशन। ऐसे स्टूडेंट हमारा सल्फोनेशन भी होता है, सेम रिएक्शन है, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन का सल्फोनेशन। तो एल्केन का सल्फोनेशन कैसा पॉसिबल है स्टूडेंट, जैसे नाम से चल रहा है सल्फोनेशन का मतलब आपको वो सल्फ्यूरिक वाले कंपाउंड चाहिए, सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जितने स्मॉलर होते हैं वो रिएक्शंस नहीं कर पाते और जो लार्ज होंगे वो जो लार्जर साइज में होंगे वो रिएक्शंस कर पाएंगे। तो हमने थोड़ा बड़ा एल्केन लेना, जैसे C6H हमने 14 लिया और सल्फोनेशंस करना है तो हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दी विद द प्रेजेंस ऑफ SO3, ठीक है। SO3 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाती है, जल्दी होती है रिएक्शंस, ठीक है। SO3 की प्रेजेंस में हम रिएक्शंस करवा रहे हैं और हम देखेंगे कि यहाँ से हमें जो यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा एक H, यहाँ से O और यहाँ से H, तो यहाँ से आपका बन जाएगा C6H13 और यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट आपका SO3H, HSO3 ऐसा होता है एक्चुअली में सल्फोनिक, लेकिन फिलहाल हम उसको ब्रेक करके लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, प्लस अब जो बच रहा है स्टूडेंट उसमें हमारा को आपको दिख रहा होगा H2O, ये H2 हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया। याद रखना है स्टूडेंट कि जब सल्फोनेशन होता है तो SO3H ऐड होगा, जब नाइट्रेशन होगा स्टूडेंट तो NO2 ग्रुप ऐड होगा। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन में कौन सा चीज ऐड होती है, क्लोरीनेशन में क्या चीज ऐड होता है, ब्रोमिनेशन में कौन सी चीज ऐड होती है, काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। सल्फोनेशन में हर बार सल्फोनेशन में आपको यही लेना है जब भी सल्फोनेशन कभी भी आप कर रहे हैं, फिर चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, सल्फोनेशन ये यूज होगा, सेम कंडीशंस है। बस इतना सा याद रखना स्टूडेंट कि सल्फोनेशन में जो ऐड होता है वो ऐड होता है HSO3, ठीक है, किसी न किसी के साथ लिंक होगी। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट में। नाउ वी आर गोइंग टू द कंबशंस ऑफ एल्केन। एल्केन का अगर कंबशन कराया जाए तो एल्केन क्या कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह से उनका कंबशन होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट हमने देखा है कि जो एल्केन्स होते हैं वो उनकी जो अगर हम बोले कंबशन का जो रेशियो है वो लगभग 100% ही होता है, या फिर हम ये मान लें कि 90 से 100 के बिटवीन होता है। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं एलपीजी गैस की, एलपीजी गैस में हम यूज करते हैं ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या है आपका, एल्केन है, C4H10 एक आपका क्या है, एल्केन है। अब जो ये एल्केन है, क्योंकि हम इसे एलपीजी की फॉर्म में यूज कर ही रहे हैं, कंबशन तो हम इसका रोज देख ही रहे हैं, तो इसके लिए अपने एक जनरल फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट, वो होता है यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा कंबशन, ठीक है स्टूडेंट, कंबशन ऑफ एल्केन। एल्केन का कंबशन कैसे पॉसिबल है, ठीक है, अगर हम इसे बर्न करते हैं तो लॉजिकली ब्यूटेन जब हमने देखा है घरों में तो ब्यूटेन तो 100% कंबशन शो करती है। तो सेम आइए इस रिएक्शन को हम समझते हैं विद फॉर्मूले के साथ, H2N+2, ये हमने एक एल्केन लिखा, फॉर्मूला होता है 3N प्लस, देखिए 3N+1/2 का एक कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से आपको कभी याद नहीं रखना है कि कंपाउंड में क्या बन रहा है क्या बच रहा है, वो एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है कंबशन के लिए। हम पता कंबशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास आएगा वो आएगा NCO2 प्लस N+1H2। चलिए स्टूडेंट देखते हैं किसी भी एक एल्केन के लिए कंबशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल N=4, जो कि एलपीजी हमारा घर का जो एग्जांपल है, गैस एलपीजी हम गैस यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन ही होती है उसमें। तो यहाँ पे C हमने H10 रखा है, 4 to 8 into 10 हो जाएगा, प्लस 3 into 4 12 प्लस 1 13/2, यहाँ पर हम 13/2 O2 कर देते हैं, गिव्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, 4 CO2 प्लस 4 + 1 5 H2O, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से हमारे पास ब्यूटेन के कंबशन की रिएक्शंस आती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन हम देखते हैं N → 6 के लिए, C6H14 प्लस 6 is 18, 19 19/2 O2 gives, यहाँ पे रखा है स्टूडेंट हमने, क्योंकि हमने N → 6 लिया है तो वहां पे भी 6 CO2 प्लस 6 + 1 7 H2,
अब स्टूडेंट मैं आपको दोनों रिएक्शंस दिखाता हूँ कि क्या वो बैलेंस्ड है भी। देखिए कार्बन 4 थे, कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 2 से 2 कैंसिल यानी टोटल मिला के 13 हमारे पास है, तो 8 और 5 हमारे पास कितना स्टूडेंट 13। सेम कार्बन यहाँ पे 6 है, इधर भी कार्बन हमारे पास 6 है, हाइड्रोजन हमारे पास 14 स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने 14 है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 2 से 2 कैंसिल तो 19 आया, 6 टू 12, 12 और 7 कितने होते हैं स्टूडेंट हमारे पास 70। तो ये कंप्लीट स्टेबल रिएक्शन, बस आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है स्टूडेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना होगा। थोड़ा सा बच्चे जरा खेल रहे हैं तो डिस्टर्बेंस बनी है और आवाज में थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस किस तरह से हमने क्या है, मेन फॉर्मूला हमारे पास बच्चे इस तरह से चलता है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है हमारे पास कंबशन का। चलिए इसे फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे कंटिन्यू। चल कीजिए, नोट कीजिए अगर नहीं किया तो। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम आइसोमराइजेशंस देखते हैं कि हम कैसे एल्केन के आइसोमर्स बना सकते हैं, आइसोमराइजेशंस ऑफ एल्केन। तो चलिए आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का आइसोमराइजेशंस करें, ठीक है। तो एल्केन का आइसोमराइजेशंस करने के लिए सबसे पहले हम कोई प्राइमरी एल्केन ले लेते हैं, जो हमारे पास एल्केन फॉर्म सिंपल सा ब्यूटेन हम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एल्केन ले लिया, ठीक है, जो कि हमारा ब्यूटेन है। अब हमें लेना है स्टूडेंट एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। क्या लेना है स्टूडेंट, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि एनहाइड्रस क्या होता है। एनहाइड्रस कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है और हम इसे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा कि एनहाइड्रस होता है, ठीक है। तो एनहाइड्रस AlCl3 हमने यूज करना है, और इसके साथ हम एक कैटालिसिस की फॉर्म में एक और चीज भी यूज करेंगे स्टूडेंट, वो था हमारा HCl, ठीक है। यहाँ पे हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिखा, HCl लिखा, और इसको थोड़ा सा करते हैं हम हीट। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे इसके आइसोमर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो आइसोमर्स कैसे होंगे स्टूडेंट, वो प्रोपेन की फॉर्म में आ जाते हैं और वो एक चेन आइसोमर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे CH3, अगर आप कार्बन काउंट करें 1 2 3 और 1 4, कार्बन के हमारे पास 4 दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 3 6 3 9 और 1 10 5 और 5 10। तो स्टूडेंट ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन ऑफ एल्केन। क्या एल्केन का एरोमेटाइजेशन पॉसिबल होता है? यस स्टूडेंट, सबसे पहला जो एरोमेटाइजेशन है वो हम देख लेते हैं एनहेक्सेन का। एनहेक्सेन में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, C6H14, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2 का होल 4 एंड CH3, तो 4 5 एंड 6, ये हमारा एनहेक्सेन हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के कैटालिसिस यूज किए जाते हैं, मेनली वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, जो कि आपने कांटेक्ट प्रोसेस में अगर आपने पढ़े होंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस में हमारा वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम एक और कैटालिसिस भी यूज कर सकते हैं, वो होते हैं मोलिब्डेनम के ऑक्साइड MO2O3, MO2O3। तो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड भी हमें हेल्प करते हैं एरोमेटाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड क्रिएट हो जाता है बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट, क्या है इसका नाम, बेंजीन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी दिया जा सकता है, उसके बाद फाइंड आउट आपको बताना है कि क्या बनेगा, तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस हो सकते हैं अगर उसके ऊपर वैनेडियम पेंटॉक्साइड लिखा है और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड लिखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए ये तो थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी फॉर एल्केन। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमने फटाफट से पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी से। वो ये है कि अगर हमारे पास एक तरफ कोई एल्केन है, ठीक है स्टूडेंट, अगर हमने कोई एक तरफ एक एल्केन लिया है, मैं बहुत सारे रिएक्शंस आपको एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास है CH4, अब इसकी रिएक्शंस डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ हम करवाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इनकी रिएक्शंस में क्लोरीन Cl2, तो अगर हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कराई स्टूडेंट तो हमारा बन जाएगा CH3Cl, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर ही आता है। ऐसे आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्शंस देख रहे हैं आयोडीन I2, तो CH3I हमारा यहाँ पे कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट, अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या होगा अगर हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ से हमें NO2 ग्रुप मिलेगा, CH3NO2 आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है और
ऑक्सीजन हमारे पास कैसे सफिशिएंट अमाउंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। लेकिन कभी कभी रिएक्शंस में बोला जाता है कि रिएक्शंस में जो गैसेस है वो इनसफिशिएंट है, ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा नहीं मिली है, इनसफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। तो क्या होगा इनसफिशिएंट अमाउंट में, इनसफिशिएंट सप्लाई, जब O2 ज्यादा ना हो, जब ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, उस कंडीशन में स्टूडेंट याद रखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है या फिर कार्बन बनता है, ठीक, कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन या H2O, यहाँ पे आप O लिख देंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है और या तो फिर क्या बन सकता है स्टूडेंट हमारा, या तो हमारा बन सकता है कार्बन, ये कुछ भी पॉसिबल है, CO प्लस H2O या फिर कार्बन प्लस H2O, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है अगर हम इसका इनसफिशिएंट सप्लाई की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कंबशन करवाते हैं तो इस तरह का कंपाउंड पॉसिबल है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारा एल्डिहाइड भी बनता है विद द हेल्प ऑफ O2। अगर हम O2 ही लिख रहे हैं और अगर हम कैटालिसिस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, तो किसी भी एल्केन का ऑक्सीजन के साथ MO2 और O3 में आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एल्डिहाइड जैसे कंपाउंड, यानी कि जैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड बनाया फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। कुछ बेसिक सी चीजें स्टूडेंट लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि एल्डिहाइड बनता है तो क्या कार्बोक्सिलिक पॉसिबल है, यस कार्बोक्सिलिक भी पॉसिबल होता है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्केन है और इस एल्केन को मैं कार्बोक्सिलिक की फॉर्म में टर्न करना चाहता हूँ तो मैं सिल्वर के ऑक्साइड यूज कर सकता हूँ Ag2O, ठीक है स्टूडेंट, CH4Ag2O, तो ये आपका बन जाएगा HCOOH। तो स्टूडेंट ये थी आपकी टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए एक ही उसमें सारी रिएक्शंस आ गई हैं और ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, और अगर आपको सच में बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।